हेलो 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 हेलो। बेटा आई एम ऑडिबल। बेटा आई एम ऑडिबल। सुन पा रहे हो ना? सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? देख नहीं पा रहे हो? ओके। यस यस सर। भाई देख भी पा रहे हो? देख पा रहे हो? नो। बेटा हेल्थ पहले से बहुत इंप्रूव है, बहुत इंप्रूव है। बस हाथ में बैंडिंग फोल्डिंग है, वो धीरे धीरे होगी, उसमें तो काफी टाइम लगेगा। हाँ, खुश रहो बेटा। मोहित, पूजा, बिल्कुल सही, बेहतरीन, सुपर। राम राम बेटा। ठीक है, नमस्ते नमस्ते बेटा, राम राम। ठीक है, खुश रहो। और ये नई साल जो आने वाली है, समझ रहे हो ना, इस बार फोड़ दो। ये तुम्हारे तैयारी की आखिरी साल होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? बस ये ऐसी बेस्ट विशेष मेरी हमेशा तुम्हारे साथ हैं, और फोड़ दो इस बार। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब हम बिल्कुल एंड पर आ चुके हैं। ठीक है, बायोटेक और इवोल्यूशन हमारे दो टॉपिक बचे हुए हैं, जिसमें बायोटेक का प्रिंसिपल एंड प्रोसेस इस वीक कराऊंगा मैं। और नेक्स्ट वीक का मतलब जो मेरा वीक आएगा उसमें मैं उसका दूसरा चैप्टर करा दूंगा। और तीसरे वीक के अंदर मैं इवोल्यूशन करा दूंगा। यानी टोटल मुझे 3 वीक चाहिए, मैक्स टू मैक्स। क्लियर है? बिल्कुल। हाँ, अगर लगातार क्लासें होती तो 2 ही वीक चाहिए थे। हाँ ठीक है, क्योंकि बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में हार्डली 4 से 5 लेक्चर होते हैं, डिपेंड करता है टाइम ड्यूरेशन कितना है। ठीक है, और सेकंड वाले उसके अंदर 3 से 4 लेक्चर होते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 लेक्चर में हम बायोटेक खत्म कर देते हैं। 5 लेक्चर में एवोल्यूशन। नो वॉइस? ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? नहीं नहीं, वॉइस परफेक्ट है भाई, यहां से सब कुछ ठीक है। हाँ परफेक्ट है, बिल्कुल सही। ठीक है, हाँ तो अप्रोक्सीमेटली 14-15 क्लासों का टॉपिक बचा हुआ है। 14-15 क्लासों का टोटल टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, हाँ, नव वर्ष की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और 2025 तुम्हारे सिलेक्शन का ईयर होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नया है, वेटेज बहुत तगड़ा है। ठीक है, तगड़ा यार इतना ज्यादा है। मैं इसको बहुत तरीके से कराऊंगा, बहुत जल्दीबाजी नहीं करूंगा। एक क्लास ज्यादा लग जाए चलेगा, पर इस तरीके से होना चाहिए कि तुम फील कर जाओ कि बायो, तुम मतलब बिल्कुल बायोटेक्नोलॉजिस्ट वाला। ठीक है, हाँ, अगर तुम फील कर गए तो गारंटी मेरी है, एक क्वेश्चन तुम छोड़ के नहीं आओगे, चाहे कितना भी घुमा दें, वो कितना भी टिल्ट कर दें, क्योंकि हर तरीके से मैं, हाँ, एनसीईआरटी डीप लाइन कब, इस वीक से स्टार्ट हो रहा है एनसीईआरटी वीक लाइन। यस, इस वीक से स्टार्ट हो जाएगा। आज मंडे है, ट्यूसडे है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, उसमें नीट हाफ कैसे इंक्लूड कर रहे हैं, ये सब कुल हम कल लाइव उसको लेकर के बताने वाले हैं आपको। हाँ ठीक है, हाँ, वीडियो विजिबल है भाई, ये तो मैं देख पा रहा हूं। बायोमोलिक्यूल इस वाले चैनल पे नहीं होगा, वो जो 11th वाला चैनल है ना उस पर होगा, क्योंकि इस वाले चैनल पर सीरीज एक मतलब पूरा पैक्ड हो जाता है चैनल। ठीक है, तो फिर मतलब मुझसे जो कहा गया कि उस वाले चैनल पे कर दो, ज्यादा बेटर है, जिससे ये सीरीज अपनी मतलब हिंड्रेंस ना हो उसके अंदर। तो उस वाले चैनल पर मैं स्टार्ट कर दूंगा। 3 दिन मेरा इस वाले चैनल पर रहेगा, बायोटेक, मतलब बायोटेक बोल रहा हूँ, ये मतलब जो अपना सीरीज चलेगी एनसीईआरटी डीप लाइन। और एनसीईआरटी डीप लाइन के कुछ 11th के चैप्टर ले रहा हूँ, उसमें बायोमोलिक्यूल भी होगा, वो मेरा उधर 11th वाले चैनल पे चलेगा, वहां से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यार दिख तो रहा हूं मैं, ठीक है, तुमको सर आप दिख ही नहीं रहे हो। ठीक है, चलो खैर, कोई नहीं। आज का टारगेट क्या है? बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स, पूरा प्रिंसिपल समझाऊंगा है क्या। पहले ही बोल दे रहा हूं, हल्के में मत लेना। ठीक है, हल्के में मत लेना। अप्रोक्सीमेटली 10 से लेकर के 13 तक आए हुए क्वेश्चन पे 12 लेके चल रहा हूं। 10 से लेकर के 12 क्वेश्चन, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, मार्क्स की बात नहीं कर रहा। 10 से 12 क्वेश्चन मात्र। ठीक है,
कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी से आते हैं, कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है। ओके, यस। 10 से 12 में 4 का इंटू कर दो, सोच लो इतने मार्क्स का अकेला ये 2 चैप्टर हैं, बायोटेक फर्स्ट एंड बायोटेक सेकंड, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस। ओके, देखो बेटा, तेरे लिए विजिबल नहीं हूं तो तू अपनी डिवाइस को एक बार रिफ्रेश कर ले, बाद बाकी के सबके लिए विजिबल हूं, ठीक है। वो तो मैंने चैट प्राइवेट कर रखी है इसलिए तुझे दिख नहीं रही, ठीक है, बट सारे बच्चों के लिए मैं विजिबल हूं। हाँ, टेलीग्राम पे लिंक डाल दूंगा मैं, बिल्कुल ठीक है, टेलीग्राम पे लिंक डाल दूंगा। नहीं तो नीट एक्स वाला चैनल है, ठीक है, नीट एक्स, ठीक है, संकल्प नीट वेदांतु पर नीट एक्स लगा हुआ, नीट एक्स करके आप सर्च कर लोगे, ठीक है, तो हो जाएगा। ओके, हाँ, तो नीट एक्स करके उसको चैनल को सर्च करोगे तो मिल जाएगा, उस पर हम लोग, मतलब मैं लेके चल रहा हूँ बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। उसमें भी एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्रिस्टल क्लियर, मतलब वही वही याद करा दूंगा फिर तुम, ठीक है। और एक इसमें एनिमल किंगडम और कराऊंगा, वहां पर 2 चीजें छूटी हुई थी, वो वहां करा दूंगा मैं, ठीक है। बाद बाकी का 12th की पूरी सीरीज हम यहाँ लेके चल रहे हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन। चलो, तो सबसे पहले बहुत बेसिक बातें करूंगा इसमें, बायोटेक की डेफिनेशंस क्या है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशंस क्या है, जीन क्लोनिंग क्या है, ठीक है, और पहला रिकॉम्बिनेंट जो बनाया था वो कौन सा बनाया था, किन साइंटिस्टों ने बनाया मिलकर के, ठीक है। फिर हम बात करेंगे टूल्स, कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं, तो पहले टूल्स की स्टडी चलेगी हमारी 2 लेक्चर के अंदर, मान 2 या 3 लेक्चर में टूल्स की स्टडी चलेगी, पूरा टूल्स। जब टूल्स खत्म कर दूंगा उसके बाद 1 या 1.5 लेक्चर मेरा होगा जिसके अंदर पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट कैसे बन सकते हो और किस तरीके से इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू करोगे, कैसे आपको सारे टूल्स मिल जाएं, सारे चीजें मिल जाएं, तो आप रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, और एक बेहतरीन बायो, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना हुआ प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। वो हम लास्ट वाले उसमें स्टेप में लेंगे। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन की बात करूंगा, एनसीईआरटी की डेफिनेशंस हैं, डायरेक्ट पूछ ली जाती है। जैसे ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है, और आज की बायोटेक्नोलॉजी क्या है, और एक संस्था है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसका मैं लाइफ टाइम मेंबर भी हूं, ठीक है। आज से नहीं, जब मैं बायोटेक मतलब फील्ड में था, रिसर्च वाली फील्ड में था, तभी मैंने इसकी परमानेंट मेंबरशिप ले ली थी, ठीक है। मेरे इसमें कुछ पेपर्स भी पब्लिश हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करती है बायोटेक्नोलॉजी को, ठीक है। ओके सर, नोटेड ठीक है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या थी, ठीक है। भाई पहले हम बायोटेक्नोलॉजी किसे समझते थे, भाई आप इतना समझना, भाई पुराने टाइम पर हम क्या करते थे, मिल्क के डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते थे, ठीक है, कर्ड की डिफरेंट वेराइटीज बनाते थे, या फर्मेंटेड प्रोडक्ट बनाते थे जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कोई भी ऐसी चीज, ऐसा फूड प्रोडक्ट जिसमें आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हो, ठीक है, और उसकी वेराइटीज बना रहे हो, भाई डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसे आपको बियर विस्की वाइन बनानी है, आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रेन चेंज कर दिए तो उसके टेस्ट में अंतर आ जाएगा। आपको कर्ड बनाना है, आपने बस लैक्टोबैसिलस के आपने स्ट्रेन चेंज कर दिए तो डिफरेंट वेराइटीज के कर्ड बन जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो ये फूड में हम इस टेक्नोलॉजी को यूज करते थे, बहुत ज्यादा जीन लेवल पर हम नहीं जानते थे, ठीक है, तो इसी को हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते थे भाई ओल्ड टाइम पर, ठीक है। तो टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम, ठीक है, ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमन, समझ रहे हो, कई चीजों में हमने एंजाइम निकालना, जाइमेज एंजाइम निकालना चालू कर दिया, पहले ऑर्गेनिज्म यूज करते थे, फिर जाइमेज एंजाइम निकाला हमने, उसको यूज करना चालू कर दिया, ठीक है। तो हम बस इतना ही बायोटेक्नोलॉजी में जानते थे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता था, ठीक है। जैसे ये तो आप जानते हो ना, आप नॉर्मल घर में कर्ड बनाते हो, दही, ठीक है, मार्केट में जाना आपको वैरायटी ऑफ कर्ड मिलेंगे, वो पूछेगा मतलब फ्लेवर चेंज होंगे योगर्ट के, ठीक है। तो वो फ्लेवर कहां से आते हैं, ऑर्गेनिज्म से आते हैं, आपने ऑर्गेनिज्म चेंज कर दिए, या ऑर्गेनिज्म भी क्या यूज कर रहे हैं, एंजाइम्स यूज कर रहे हैं, आपने उन ऑर्गेनिज्म से एंजाइम आइसोलेट किए, एंजाइम यूज कर लिए, सिंपल, ठीक है। आपने डिफरेंट फर्मेंटेड प्रोडक्ट बनाए, उन प्रोडक्ट को बनाने के लिए उनके एंजाइम यूज कर लो, ठीक है, सिंपल, ठीक है। डिफरेंट बेकरी के प्रोडक्ट बनाए, उसमें भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट ही यूज हो रहे हैं, तो ये ही बस बायोटेक्नोलॉजी थी जो हम फूड के लिए, ह्यूमन यूज के लिए यूज करते थे। पर आगे जाके क्या हुआ, आगे जाकर के जो लेटेस्ट टुडे बायोटेक्नोलॉजी है उसमें हमने जीन में मैनिपुलेशन सीख लिया, हमने जीन के अंदर इंटीग्रेशन सीख लिया। आप समझना, बहुत प्यारा सा एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे आज की डेट के अंदर अगर आपको ब्लड प्रूफ जैकेट बनानी है तो एक ऐसा थ्रेड चाहिए, धागा चाहिए
जो बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। मैं आपको एक उस फैक्ट्री में लेके जाता हूं जहां ब्लड प्रूफ जैकेट है। भैया आपको सबको ले गया और फैक्ट्री में एंट्री किया, तो हाँ तुम देखते हो कि यार सर यहाँ तो भेड़ और बकरियां हैं यहाँ पर। तो आप तो हमें लेकर के आए थे किसी एक ऐसी फैक्ट्री में जिसके अंदर ब्लड प्रूफ थ्रेड बनते हैं, ठीक है, जो ब्लड प्रूफ जैकेट या डिफरेंट टाइप के क्लॉथ बनाने में यूज होते हैं, पर आप तो एक भेड़ और बकरियों के, ठीक है, एक कहीं मतलब तबेले में लेके चले आए। मैं आपसे कहता हूं रुको, अभी अभी आगे चलते हैं। आगे जाके सेकंड यूनिट में जब आपने एंटर किया तो वहां उन भेड़ और बकरियों के दूध को निकाला जा रहा था। उन दूध को निकाल करके उसको प्रोसेस किया जा रहा था, और आगे जाकर के सेपरेशन यूनिट में गए ना, तो उसी से एक प्रोटीन निकल रही थी और मिल्क अलग हो रहा था, एक प्रोटीन निकल रही थी, मिल्क अलग हो रहा था, और उस प्रोटीन से आगे जाके थ्रेड बनाए जा रहे थे। और वो थ्रेड ऐसे वैसे थ्रेड नहीं थे, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रेड। तब आप कहो कि यार भेड़ और बकरी के दूध में ये स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रेड कहां से आया? समझे? यस या नो? एक बच्चा लिख रहा है, वो सच लिख रहा है झूठ लिख रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है, वो कंटिन्यू लिख रहा है सर नो वीडियो नो वीडियो। तो मैं उससे कहूंगा एक बार रीस्टार्ट करके अपनी डिवाइस चालू कर ले, कि सारे बच्चों को विजिबल है, तुझे क्यों नहीं होगा विजिबल बता। अगर तुझे विजिबल नहीं है तो तेरी डिवाइस में कमी है, ठीक है। तो एक बार रीस्टार्ट कर ले, उसको रीस्टार्ट करके चीजें हो जाएंगी। सर ऑल क्लियर, सब कुछ विजिबल है, ठीक है। तो आपको वो बच्चा कोई भी हो सकता है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट भी होते हैं, बट अगर सच्चा बच्चा है तो एक बार रिवाइज कर ले, उसको सॉरी रिफ्रेश कर ले, या डिवाइस को फिर से एक बार रीस्टार्ट कर ले, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, कभी कभी ग्लिच आ जाता है, ओके। चलो ठीक है। तो अब सर ऐसा कैसे, ये पॉसिबल क्या है? तो हमने क्या किया, जो मकड़ी होती है ना, स्पाइडर, तो स्पाइडर के वेब बने होते हैं, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रेड बनाने में यूज होते हैं। अब कहां से इतना सारा थ्रेड लेकर के आएंगे? तो हमने कहा ये किस प्रोटीन से बनता है, तो प्रोटीन हमने ढूंढ ली। स्पाइडर के अंदर कौन सी प्रोटीन है, समझना, स्पाइडर के अंदर कौन सी प्रोटीन है। तो स्पाइडर की उस प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया हमने, उसके जीन को आइडेंटिफाई किया हमने, उस जीन को निकाल करके, स्पाइडर के उस जीन को निकाल करके हमने गोट और शीप, स्पेशली गोट के अडर में डाल दिया, और गोट के अडर में जाकर के वो जीन क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। गोट के अडर में जाकर के वो जीन क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। जब गोट के अडर में जाकर के वो जीन एक्सप्रेस करेगा, तो जो प्रोटीन स्पाइडर वाली प्रोटीन थी वो गोट के मिल्क में मिलना स्टार्ट हो जाएगी। समझना मेरी बात। फिर क्या होगा, जब आप उस प्रोटीन को आइसोलेट करोगे उस मिल्क से, तो नो डाउट वो थ्रेड जो आप छोटे से लेवल पर ढूंढ रहे थे बड़े पैमाने पर बन रहा है। तो ये है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ये है बायोटेक्नोलॉजी, जहां आप दो अलग अलग जीन को, ठीक है, आपस में ज्वाइन कर सकते हो या अलग कर सकते हो, ठीक है, मैनिपुलेट कर सकते हो, और उन जीन का एक्सप्रेशन किसी अदर होस्ट में भी कर सकते हो। समझ रहे हो, यहां पर एडिशन और डिलीशन ऑफ जीन हो सकता है। फ्यूचर में कहा जाएगा कि जैसे अगर आपको, ठीक है, आपके जीन में कोई डिफेक्ट है तो हम जीन को रिप्लेस कर देंगे। आपको जीन को मॉडिफाई करना है, अपने जीन को न्यू जनरेशन के लिए, न्यू जनरेशन के लिए, नो डाउट हम मॉडिफिकेशन कर देंगे। आपको बेबी चाहिए टॉल, ठीक है, इंटेलिजेंसी चाहिए, ठीक है, आइंस्टीन जैसी, समझना, समझ रहे हो ना। आपको उसमें क्वालिटी चाहिए विलगेट्स जैसी, क्वालिटी चाहिए एलॉन मस्क जैसी, तो भाई उनके अगर जीन डोनेट किए होंगे तो बस ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो फ्यूचर में। यानी अपने उस जीन को मॉडिफाई कर सकते हो। ये फ्यूचर की बात बता रहा हूं, अभी ह्यूमन जीनोम पर इतना काम नहीं हो रहा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हैं। जिस दिन ऐसा होना चालू हो गया तो पूरी डाइवर्सिटी बिगड़ जाएगी, चीजें खराब हो जाएंगी, ठीक है। तो ह्यूमन पर वर्क अभी नहीं होता, ठीक है। जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इन्होंने ही ये कमेटी गठित की है जो कि ह्यूमन जीनोम पर वर्क करने पर एकदम रोक लगा के रखी है, ठीक है। तो मामला बिगड़ जाएगा ना सारा का सारा, टेक्नोलॉजी के आने की वजह से। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जैसे मैंने काम किया वो बता देता हूं। मैंने प्लांट से बहुत सारी चीजों को आइसोलेट किया, ठीक है, उनको इंटीग्रेट किया, ठीक है, और चीजों के साथ जोड़ा, और एक नए कॉम्बिनेशन तैयार किए, स्पेशली माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए। समझ रहे हो, हाँ, बैक्टीरिया जो होता है टीबी कॉजिंग, उसके अगेंस्ट हमने काम किया बहुत सारा, ठीक है। कुछ काम, ठीक है, हम लोगों ने थोड़ा बहुत कैंसर पे भी किया था, बहुत कम, पर मेनली माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पर किया था, ठीक है, टीबी के बैक्टीरिया के ऊपर। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आज की डेट के अंदर तुम जो टेस्ट ट्यूब बेबी देख रहे हो, ठीक है, वो भी बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, ठीक है।
तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप दो अलग अलग ब्रांच को इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मैंने बताया ना, अभी पढ़ा के चुका हूं मैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसी के अंदर अंतर्गत आता है लुक टुडे बायोटेक्नोलॉजी में। टेस्ट ट्यूब बेबी इसी में आता है पूरा का पूरा। सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग इट, एक जीन को सिंथेसाइज करना, भाई कैसे आप उस जीन को बनाओगे, कैसे उसको यूज करोगे, कैसे होस्ट में जोड़ोगे, ये लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजी है। डेवलप डेवलपिंग ऑफ डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन, जो हमने आज की डेट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बनाई है डीएनए वैक्सीन, पूरा से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। थोड़ा बहुत हिंट तो मैंने आपको दे चुका हूँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में। डीएनए वैक्सीन क्या होती है? मॉडिफाइड डीएनए को हम होस्ट में इंसर्ट कर देते हैं और वो डीएनए हमारे डीएनए से जुड़ करके कंटिन्यू प्रोटीन बनाता है और हमारी बॉडी वैक्सीनेटेड हो जाती है। वो लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजी में आती है, ठीक है। या करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, जो मैं बता रहा था, अगर किसी के अंदर कोई डिफेक्टिव जीन है, जीन थेरेपी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये सब किस में आते हैं? उस डिफेक्टिव जीन को हेल्दी जीन से रिप्लेस कर देना, ये आज की डेट में चल रहा है। जीन थेरेपी में पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा, आपको टेंशन मत करना, ठीक है। तो ये सब चीजें हम कराने वाले हैं। सर नो वीडियो, सर मतलब ये बताओ स्क्रीन प्रॉपर है या नहीं? कृष्णा कंटिन्यू लिख रहा है इसलिए। ऑल क्लियर, ऑल ओके, ऑल ओके, ऑडियो वीडियो परफेक्ट है, गुड, ऑल ओके, ऑल ओके, ऑल क्लियर, ऑल परफेक्ट है, ऑल सेट। नहीं भाई, तो ये सही है, परफेक्ट है, तो आप एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। देखो मैं अगर तो विश्वास नहीं आ रहा, वैसे तो मैं झूठ बोलता नहीं हूँ फालतू में, ठीक है। एक बार मैं बेटा चैट ओपन कर रहा हूँ, एक बार परफेक्ट है नहीं ये बता दो, ठीक है। चैट पब्लिक कर रहा हूँ जिससे कि आप बता दो कि सब चीजें परफेक्ट है नहीं। जो कंटिन्यू मैसेज कर रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा। ऑल गुड, परफेक्ट, 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 ठीक है, सब परफेक्ट है, ठीक है। वापस आ रहा हूं। तो पुरानी बायोटेक्नोलॉजी क्या थी, लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजी क्या है, और अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेटेस्ट हम लोग काम कर रहे हैं इंटीग्रेशन वाला, जोड़ने वाला, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, हम नेचुरल साइंस को इंटीग्रेट कर रहे हैं किसके साथ? ऑर्गेनिज्म के साथ। किसके साथ? सेल्स के साथ। किसके साथ? पार्ट्स ऑफ द ऑफ पार्ट देयर ऑफ, या उनके किसी पार्ट के साथ। एंड मॉलिक्यूलर एनालोगस, ठीक है, फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर एनालोगस बना रहे हैं किसके लिए? बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, और डिफरेंट टाइप की सर्विसेज देने के लिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है। नॉट, वॉइस क्रैश हो रही है, क्रैकिंग। एक मिनट रुक जाओ, मैं एक मिनट टीम को भी बोल देता हूँ, ठीक है, जिससे कि अगर कुछ बच्चों के संग कोई दिक्कत है तो वो क्लियरिटी आ जाए।
हाँ बेटा, मुझे एक वीडियो बना के भेजना होगा आपके कमेंट्स का, ठीक है? तो मैं कमेंट्स जो भी आपको दिक्कत आ रही है, विजिबिलिटी, ऑडियबिलिटी, एक बार साफ-साफ लिखो, ठीक है? जिससे कि मैं वीडियो बना के तुरंत ग्रुप पर डाल दूँ, तो वो टीम देख लेगी, ठीक है? 1 मिनट, फटाफट, फटाफट, जो भी दिक्कत आ रही है लिखो। ठीक है, मैंने सेंड कर दिया है। एक मिनट यार, थोड़ा सा दोबारा दोबारा से रिकॉर्डिंग करनी होगी, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हुआ है। एक बार फिर से कमेंट करनी है आपको, है ना? एक बार जो भी दिक्कत आ रही है साफ। हाँ, अब बताओ, कुछ पहले से बेटर है क्या? ठीक है, अभी कंटिन्यू करता हूँ। अगर टीम जहाँ भी ऐप पर देख रही होगी वो उसको अपडेट कर देगी, ठीक है? तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है? पहले से बेटर है तो मुझे बताना, नहीं बात बाकी का सब लोग एक बार रिफ्रेश और कर दो। ठीक है, ठीक है। तो 3 बातें हमने की। सबसे पहले ओल्ड डेफिनेशन क्या है, तो ओल्ड डेफिनेशन समझ जाना। ओल्ड डेफिनेशन के अंदर बताया गया है कि पुरानी बायोटेक्नोलॉजी क्या थी, जिसमें डिफरेंट टाइप के हम फर्मेंटेड प्रोडक्ट और मिल्क प्रोडक्ट बनाते थे, डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करके या उनसे आइसोलेटेड एंजाइम्स को यूज करके, बस। फिर हमने बात की टुडे बायोटेक्नोलॉजी क्या है, आज की डेट में जो आप, ये क्या हुआ, ये वीडियो कैसे चला गया भाई? वीडियो ही चला गया, ये हुआ क्या?
हाँ बेटा, वीडियो आ रहा है क्या? क्या रहा है? अब बताओ, अब बताओ, कोई दिक्कत? साउंड बताओ, साउंड में कोई दिक्कत आ रही है क्या? भाई क्रैक हो रही है। अब साउंड पहले से बेटर है? वीडियो फिर चला गया। एक मिनट रुको यार, हो क्या रहा है? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको, ये वीडियो बार बार जा रहा है आ रहा है, प्रॉब्लम देखते हैं है क्या। फोन भी नहीं उठा रहा। ठीक है भाई, एक बार करके देखते हैं। बैटरी की दिक्कत तो नहीं है कोई? अरे यार, मजेदार चैप्टर। हेलो हेलो। अब साउंड बताओ, पहले से बेटर है? सब कुछ करके देख ले रहे हैं, बैटरी भी रिमूव कर दी मैंने, माइक भी ठीक है। हाँ आप बताओ, साउंड पहले से बेटर है या क्लास कंटिन्यू हो पाए इससे? ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास, ठीक है? वीडियो आ रहा है इस समय? वीडियो दिख रहा है क्या? वीडियो ओके है? वीडियो प्रॉपर है, विजिबिलिटी अच्छी है? हाँ मैम, ये कह रहा हूँ रिफ्रेश।
बेटा 2 मिनट रुको, क्योंकि टीम है वो देख रही है, आईडी सेंड कर दी है, ठीक है। 1 मिनट रुको, ठीक है। कुछ टेक्निकल इशू ग्लिच हुआ है अभी, तो उसको देख रहे हैं ये लोग, है ना। नहीं, सामने, मेरे सामने तो स्क्रीन नहीं आ रही इस समय एकदम। मैं तुम्हें दिख रहा हूँ क्या इस समय? विजिबिलिटी हो रही है, मैं देख, मुझे देख पा रहे हो क्या? ये क्या हो रहा है भाई? नो सर, यस सर। मेरे समझ नहीं आ रहा कि मेरी स्क्रीन तो एकदम ब्लैंक हो गई है। अच्छा ये बताओ, कितने बच्चों को दिक्कत आ रही है? हॉट स्पॉट इसमें है। मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ। हेलो। वीडियो आया ना? अरे यार, फिर चला गया ये। ओके। अब इस समय बताओ, वीडियो फिर चला गया मेरा। वीडियो इस समय आ रहा है? अच्छा, वेब पर परफेक्ट है। अच्छा, मुझे लग रहा है ऐप और वेब दो अलग अलग वर्जन है। ऐप पर दिक्कत आ रही होगी, वेब पर क्लियर आ रहा है।
हेलो। हेलो। हाँ, एक मिनट। अच्छा, ये पोल का ऑप्शन मैंने किया तो कभी नहीं है भाई। बच्चा ये कह रहा है कि ऐप पर प्रॉब्लम है, मतलब ऐप पर दिक्कत है पर वेब पर दिक्कत नहीं है, बच्चे ने ये लिखा हुआ है। एक क्विज, एक यस और नो लिखा हुआ है। हाँ हाँ, ठीक है। ओके, स्टार्ट हॉटस्पॉट ये वाला ना? ठीक है, यस और नो, ठीक है। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हॉटस्पॉट, ठीक है। हेलो। हाँ बच्चों, मैंने एक हॉटस्पॉट ऑन किया हुआ है, ठीक है। जितने बच्चों को दिख रहा है वो यस कर दें, और जिन बच्चों को नहीं दिख रहा वो नो कर दें। जिन बच्चों को दिख रहा है वो यस कर दें, और जिनको नहीं दिख रहा वो नो कर दें, ठीक है। तो रिजल्ट देख लेते हैं कितना आता है। जिन बच्चों को दिख रहा है बेटा वो एक बार यश कर दो, जिनको नहीं दिख रहा वो एक बार नो कर दो। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं दिख रहा वो एक बार रेजोल्यूशन चेंज करो, अपना रेजोल्यूशन चेंज करो। जिनको नहीं दिख रहा वो एक बार रेजोल्यूशन चेंज कर दो, ठीक है। 85% बच्चे जो लिख रहे हैं वो यस लिख रहे हैं, और 15% बच्चे नो लिख रहे हैं, ठीक है। और जो नो लिख रहे हैं वो एक बार रेजोल्यूशन चेंज करो अपना। बेटा एक मिनट रुको, क्योंकि मेरी स्क्रीन ब्लैंक हो गई है पूरी, ठीक है। चैप्टर बहुत।
क्वालिटी चेंज, अच्छा 720 पर विजिबल नहीं होगा, ठीक है, 720 पर विजिबल नहीं होगा। अपनी रेजोल्यूशन थोड़ा चेंज करो, रेजोल्यूशन चेंज करो। मैं कंटिन्यू कर रहा हूं अभी, हाँ रेजोल्यूशन चेंज कर दो, 720 से नीचे कर दो अभी, ठीक है। मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि टाइम भी जा रहा है। तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी समझ में आ गई, टुडे बायोटेक्नोलॉजी समझ में आ गई, और अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी है क्या? इट इज अ इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, यानी नेचुरल साइंस को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। नेचुरल साइंस का मतलब है हम नेचुरल साइंस में मिलने वाले जीनोम को इंटीग्रेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं हम। किसके साथ जोड़ रहे हैं हम? ठीक है, ऑर्गेनिज्म के साथ जोड़ रहे हैं इसको हम, ऑर्गेनिज्म के साथ जोड़ रहे हैं, सेल्स के साथ जोड़ रहे हैं, सेल के किसी पार्ट के साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर एनालोगस, ठीक है, सेम टाइप के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जोड़ रहे हैं, या डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए जोड़ रहे हैं, ये बोलती है कौन? ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है? तो 3 डेफिनेशन हो गई, ठीक है, 3 डेफिनेशन एकदम परफेक्टली आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। जो बच्चा लिख रहा है नो वीडियो सर, एक बार रेजोल्यूशन चेंज करो, 720 से नीचे वाले रेजोल्यूशन पर आ जाओ, तो शायद चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, 240 कर लो, ठीक है, या कोई भी इसके बीच का रेजोल्यूशन नीचे करोगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब एनसीईआरटी ने एक बात और कही है कि प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है, तो 2 टाइप की इंजीनियरिंग है यहां पर, एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, टीम से ही कॉल है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं, मैंने बोल दिया है सारी बातें, ठीक है, जो भी है, क्योंकि कुछ बच्चों के संग दिक्कत है तो नहीं होनी चाहिए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो देखो डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या? इट इज अ मैन्युपुलेशन इन डीएनए, मैन्युपुलेशन इन जीनोम, ठीक है, ये तो इंजीनियरिंग है। भाई आप क्या कर रहे हो? एडिशन कर रहे हो किसी जीन को, डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करके, ठीक है, हेल्दी जीन को, या आप डिलीट कर रहे हो, एडिशन और डिलीशन, इट इज अ जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम जान चुके हैं कि मॉलिक्यूलर सीजर हमारे पास है, हम काट सकते हैं जीनोम को, मॉलिक्यूलर गम हमारे पास है, जोड़ सकते हैं किसी भी जीनोम को। क्लियर है बिल्कुल?
तो टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जहां पर हम जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री ही चेंज कर सकते हैं। जब केमिस्ट्री चेंज होगी, जीनोम में आप किसी जीन को ऐड और डिलीट कर सकते हो, तो उसका सीधा असर उसके फिनोटाइपिक कैरेक्टर पर पड़ेगा। यस, बिल्कुल ठीक है, सीधा असर वहां पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू द होस्ट। जब किसी आप ऐसे जीनोम को किसी होस्ट में इंट्रोड्यूस करते हो, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के अंदर, दस चेंज द फिनोटाइप्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, नो डाउट उसके फिनोटाइप चेंज हो जाएंगे। समझ गए ना मेरी बात? तो उसके फिनोटाइपिक कैरेक्टर पे सीधा इफेक्ट आएगा इसका। भाई आप जेनेटिक लेवल पर अगर कोई भी चेंज करते हो तो सीधा असर फिनोटाइपिक कैरेक्टर पर आना ही आना है, एकदम क्लियरिटी के साथ। ठीक है, जिन बच्चों का वीडियो नहीं आ रहा वो रिजोल्यूशन एक बार चेंज कर लें। ठीक है, 15% बच्चे हैं जो 720 पर वीडियो देख रहे हैं, वो थोड़ा नीचे करो उसको, तो चीजें हो जाएंगी। ठीक है, ओके, और इसको सॉल्व कर देंगे। आजकल में टीम देख रही है, पर चलती क्लास में वो डिस्टर्ब नहीं कर सकती वो। ठीक है, ठीक है, ओके, चलो अब बात करते हैं बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। ठीक है, अब आपको क्या लगता है, एक सुई की नोक पर ढेर सारे बैक्टीरिया होते हैं जो नेकेड आई से नहीं दिखते। ठीक है, उन बैक्टीरिया के अंदर भी उनका एक जीनोम होता है जो तो दिख ही नहीं सकता नेकेड आई से। क्लियर है बिल्कुल? तो जीनोम को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, और जीनोम के अंदर आप क्या कर रहे हो? मैनिपुलेशन कर रहे हो। समझ रहे हो? वॉइस स्लो नहीं है बेटा, वॉइस परफेक्ट है। जीनोम के अंदर आप क्या कर रहे हो? मैनिपुलेशन कर रहे हो। तो जीनोम के अंदर मैनिपुलेशन आप नेकेड आई से देख करके तो नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तो इसके लिए आप को जिस एटमोस्फियर में ये काम कर रहे हो, क्योंकि मेरी स्किन के ऊपर ढेर सारा माइक्रोफ्लोरा होता है, मेरी ईयर में माइक्रोफ्लोरा है, यानी सबकी ईयर में माइक्रोफ्लोरा है, आपके एटमोस्फियर में ढेर सारा बैक्टीरिया, माइक्रोफ्लोरा का मतलब बैक्टीरिया। तो अगर मैं टेस्ट ट्यूब में किसी ई कोलाई के जीनोम पर काम कर रहा हूं, तो जरूरी है मेरी टेस्ट ट्यूब में ई कोलाई ही होगा? हो सकता है दूसरे बैक्टीरिया उसमें एंटर कर जाए। तो जब भी मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करता हूं, तो सबसे पहले मुझे सीखना होगा केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग क्या कहती है? केमिकल इंजीनियरिंग का मतलब है जब भी आप, ठीक है, जीनोम पर वर्क करते हो, बैक्टीरिया पर वर्क करते हो, तो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर या उन इंस्ट्रूमेंट को कंटामिनेशन फ्री रखना बहुत जरूरी है। तभी देखा होगा आपने, मूवीज में दिखाते भी हैं, डिफरेंट टाइप की P3 लैब्स होती हैं जिसके अंदर पूरा इंसान एक कबर्ड होता है, आगे एक छोटा सा बस एक ग्लास लगा होता है जिसमें से वो देख रहा होता है, पूरा हाथ भी कवर्ड होते हैं, वो पूरी लैब एकदम स्टरलाइज कंडीशन में होती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो टोटल स्टरलाइज कंडीशन में होते हैं। ठीक है, तो केमिकल इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप उन इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करना सीखते हो, कंटामिनेशन फ्री करना सीखते हो। जैसे लिविंग सेल्स हैं तो उनके लिए आप एल्कोहल यूज करोगे। ठीक है, कोई बेस इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, आयरन के, तो उनके लिए आप ऑटोक्लेव यूज करोगे। कई जगह ऑटोक्लेव या अल्कोहल यूज नहीं होता तो वहां यूवी रेज यूज करोगे। तो सबसे पहली ट्रेनिंग दी जाती है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, या केमिकल इंजीनियरिंग। जब आप केमिकल इंजीनियरिंग सीखते हो तब आप सेकंड स्टेप पर आते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग ही आपको उस डायरेक्शन में लेके जा सकती है जहां पर आप डीएनए के अंदर, आरएनए के अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हो, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हो। ठीक है, तो केमिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने इतना बताने की कोशिश की है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल यानी माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू, ठीक है, इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल इन अ लार्ज क्वांटिटी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम। जब आपको बड़े पैमाने पर एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है, तो ये सुनिश्चित करना पड़ेगा उसमें सिर्फ वही हो, कोई बाहर से कंटामिनेशन एंटर ना कर जाए। तो सबसे पहले आपको केमिकल इंजीनियरिंग सीखनी होगी, जिसके अंदर आप अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को जहां वर्क करते हो या जिन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हो उसको कंटामिनेशन फ्री या स्टेराइल करने का टेक्निक सीखना होता है। ठीक है, तब जाकर के हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लियर है बिल्कुल? मैनिपुलेशन इन डीएनए। यहां तक कोई डाउट? दो बातें बताई है मैंने, दो बातें बताई है मैंने, ठीक है, दो बातें। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है बायोटेक्नोलॉजी की, और दूसरा मैंने बताया है
प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है? केमिकल इंजीनियरिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग पर बेस्ड है। क्लियर है? अब एनसीईआरटी ने एक दो बातें और कही हैं, उसके बाद सीधा मैं एंटर कर रहा हूं जीन क्लोनिंग के अंदर। ठीक है, एनसीईआरटी क्या कह रही है? अच्छा, सीधे जीन क्लोनिंग पर ही आ गए हम सीधे। ठीक है, अब एनसीईआरटी बात कर रही है व्हाट इज जीन क्लोनिंग। यहां काफी चीजें क्लियरिटी आएगी। आप किसी जीन को क्लोन कैसे कर सकते हो? ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहा मैं, लेटेस्ट में हम पीसीआर पढ़ाएंगे आपको, पर अभी एनसीईआरटी ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। किसी जीन को क्लोन करने का मेथड क्या है? ठीक है, कैसे आप जीन क्लोन करते हो? तो सबसे पहले आपको जीन क्लोन करने के लिए जीन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, किसकी क्लोनिंग करनी है। फिर जीन को आइसोलेट करना पड़ेगा। भाई इतने बड़े जीनों में से जीन को आइसोलेट करोगे ना। अब किस जीन को क्लोनिंग के लिए कोई होस्ट चाहिए, उस होस्ट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। डायरेक्ट जीन को आप किसी होस्ट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको कोई मॉलिक्यूलर व्हीकल चाहिए जिस पर आप जीन को बिठाओगे, और वो व्हीकल यानी प्लाज्मिड हो सकता है, फास्मिड हो सकता है। ठीक है, वो जीन को होस्ट में लेके जाएगा, लेके ही नहीं जाएगा, उसकी वहां मल्टीपल कॉपी बनाएगा। समझना, मल्टीपल कॉपी बनाएगा। और साथ में क्या करेगा? ये सुनिश्चित करेगा उस होस्ट की भी आगे की प्रोजेनी में वो जीन ट्रांसफर हो, तभी जाकर के उसकी मल्टीपल कॉपी बनेगी। ठीक है, तो पूरी मैकेनिज्म समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक तरफ मैं इकोलाई उठाऊंगा, एक तरफ मैं कोई एनिमल सेल या कोई भी सेल आप ले सकते हो। ठीक है, जिसका जीन आपको निकालना है। ठीक है, जैसे मान लो मुझे अपने इंसुलिन के जीन की ही मल्टीपल कॉपी बनानी है, क्लोन बनाने हैं, तो मुझे एक वेक्टर चाहिए होगा, एक होस्ट चाहिए होगा, तभी मैं पॉसिबल। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, मैं मान रहा हूं आपको कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, जिसे बिल्कुल जीरो से लेके चलोगे तब तुम बायोटेक्नोलॉजी समझ पाओगे। तो सबसे पहले मैं एक यहां पर जीन क्लोनिंग के लिए बैक्टीरियल सेल यूज करता हूं, और बैक्टीरिया के अंदर कुछ खास होता है। समझ रहे हो? कुछ खास, देखो बैक्टीरिया का अपना खुद का जीनोम होता है, तो आप जानते ही हो। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, बैक्टीरिया का अपना खुद का जीनोम होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। बैक्टीरिया का अपना खुद का जीनोम होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। बैक्टीरिया का अपना खुद का जीनोम होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। समझना मेरी बात। पर बैक्टीरिया के पास कुछ ऐसा होता है जो औरों के पास नहीं होता, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, समझना, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, जो क्रोमोजोम के अलावा होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। फिर से बोल रहा हूं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल, जो मेन क्रोमोजोम से कोई मतलब नहीं रखता, सेल्फ रेप्लिकेट कर लेता है, क्योंकि उसके पास अपनी खुद की ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। खुद का अपना इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ORI साइट्स होती है इनके पास। इनको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या होते हैं? बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूं मैं सबसे पहले आपको। ये प्लाज्मिड है, ये सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी खुद अपना रेप्लिकेट कर लेते हैं, इनको मेन क्रोमोसोम की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ये बैक्टीरिया के पास होता है। मान लो ये ई कोलाई है, ई कोलाई, मान लो ये ई कोलाई है, एस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया है। उस बैक्टीरिया के पास अपना खुद का सर्कुलर डीएनए होगा, पर इसके अलावा भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इसके पास होगा, ऐसा मान के चलो। ठीक है, समझना मेरी बात। तो ये हम जान चुके हैं कि भाई हर बैक्टीरिया के पास, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, इसको हम बोलते क्या है? इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मिड। क्लियर? बिल्कुल। इसको हम क्या बोलेंगे?
इसको हम प्लाज्मिड बोलेंगे, ठीक है। ये प्लाज्मिड होते हैं, सर्कुलर डीएनए होते हैं, मेन क्रोमोसोम से इनका कोई संबंध नहीं होता। क्लियर है बिल्कुल? ओके, चलो अब बात करते हैं हम आगे, ठीक है। अब हम जहां से डीएनए आइसोलेट करना है, मानो कोई एनिमल सेल है, मान लो कोई एनिमल सेल है, इस एनिमल सेल के अंदर आप जानते हो इसका अपना खुद का न्यूक्लियस भी होगा। न्यूक्लियस के अंदर आपको पता होना चाहिए इसका खुद का अपना डीएनए या क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल भी होगा। इसमें मान लो कोई स्पेसिफिक जीन है जो हमें चाहिए, ठीक है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। इसका कलर चेंज करके मैं ग्रीन दिखा देता हूं। ये कोई आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसकी आप क्लोनिंग करना चाहते हो, जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसकी आप क्लोनिंग करना चाहते हो, ठीक है। ये एनिमल सेल है, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए करोगे, यहां से क्या करोगे, डीएनए को आइसोलेट करोगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को आपने निकाल लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर आइसोलेट कर लिया डीएनए को। ये नेकेड आई से नहीं दिखता डीएनए कभी। इसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसको आपको निकालना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी इसके अंदर जो जीन इंटरेस्ट जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हो, कोई भी फॉरेन डीएनए हो सकता है जिसमें आप अपना इंटरेस्ट रखते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? यहां तक समझ रहे हो? ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब हम कर क्या रहे हैं, अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसमें इसको आप आइसोलेट कर लोगे, इससे इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप यहां से निकाल लोगे, आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट करोगे तो आपका ये जीन आपको मिल गया, ये आपका जीन आपको यहां पर मिल गया। डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा, आपको सिखाऊंगा पूरी कैसे करते हैं, अभी बेसिक बता रहा हूं। अब आपका ये कोई जीन है, मान लो कोई भी जीन हो सकता है, इंसुलिन को बनाने वाला जीन है, कोई भी प्रोटीन बनाने वाला जीन जो एनिमल सेल में था, आपने निकाल लिया। इसकी आपको मल्टीपल कॉपी बनानी है। मल्टीपल कॉपी का मतलब है क्लोनिंग करनी है आपको। तो आपको एक क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर वो होते हैं, इनको मॉलिक्यूलर व्हीकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? मॉलिक्यूलर व्हीकल। यानी मॉलिक्यूलर व्हीकल का मतलब है जो आपके जीन को बिठाएंगे और ड्राइव करके होस्ट में लेकर के जाएंगे, होस्ट में लेकर के भी जाएंगे, वहां उसकी मल्टीपल कॉपी बनाएंगे और ये भी सुनिश्चित करेंगे कि आपका जीन अगली जनरेशन में भी एंटर करे। ठीक है, वेक्टर ऐसे होने चाहिए जिनका मेन क्रोमोसोम से कोई ताल्लुकात ना हो। भाई मेन क्रोमोसोम उनको एक्सेप्ट करे ना करे, हम तो सेपरेटली इसको मल्टीपल कॉपी बना के देंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ प्रॉपर्टी जिसकी हो वो आपके जीन को होस्ट में लेकर के जाएगा। ठीक है, तो मान लो आपने यहां वेक्टर क्या होते हैं भाई, प्लाज्मिड एक्ट एज वेक्टर। प्लाज्मिड वेक्टर की तरह वर्क करता है, यस, समझ रहे हो मेरी बात? प्लाज्मिड एक वेक्टर की तरह वर्क करता है जो आपके जीनोम को होस्ट में लेकर के जाता है, उसकी मल्टीपल कॉपी बनाता है और नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैंने यहां से प्लाज्मिड को आइसोलेट किया, आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड, आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड। जैसे ही मैंने एक प्लाज्मिड को आइसोलेट किया, ये प्लाज्मिड है, व्हाइट कलर से दिखाता हूं, वो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आपके सामने है। प्लाज्मिड के पास अपनी खुद की ORI साइट होती है, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो रेप्लिकेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ORI। ऐसे कोई भी जीन, ठीक है, ORI साइट हमेशा वहां होती है जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्रोमोसोमल, ठीक है, मेटेरियल होते हैं, उनके पास अपना खुद का ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो ये आपको मिल गया, ये आपको मिल गया। अब इसको कट करने के लिए
और इसको कट करने के लिए आप एक ही टाइप का मॉलिक्यूलर सीजर यूज करोगे, एक एंजाइम यूज करोगे, इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं। जो आपके डीएनए को कट करने का काम करते हैं वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो दोनों को कट करने के लिए सेम टाइप के आप मॉलिक्यूलर सीजर यूज कर रहे हो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर रहे हो। तो इसके और इसको पहले आप क्या करोगे, दो चीजें यूज करोगे, ठीक है। कट बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, join by ligase, ligase एंजाइम। तो सबसे पहले आपने इसको कट किया, ये क्या कर दिया, कट कर दिया, समझना। कट किसने किया, ये कट किया आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने। इनको मॉलिक्यूलर सीजर बोल सकते हो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को। ये कट कर दिया आपके, ये लगा दिया कट। अब कट लगाने के बाद इस जगह पर कौन ऐड करेगा, किसको ऐड करना है, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहां पर ऐड करना है। जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप यहां पर ऐड करने वाले हो, ये है जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको आप यहां पर ऐड करने वाले हो। कर देते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी यहां पर ऐड, ये जोड़ दिया। जोड़ने के लिए क्या कौन चाहिए आपको, लाइगेज चाहिए। तो डीएनए लाइगेज ने ये आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहां पर जोड़ दिया। पहले कट करना पड़ेगा फिर जोड़ना पड़ेगा। ये बन गया आपका रिकॉम्बिनेंट। जब दो अलग अलग टाइप के जीनोम को जोड़ करके हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो इसको हम रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। तो ये क्या बन गया आपका, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन हमने यहां पर कर दिया है, जहां दो अलग अलग टाइप के जीनोम के कॉम्बिनेशन हैं। समझ रहे हो, यस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, यस, वो मैं आगे क्लासिफिकेशन में समझाऊंगा कि कौन कौन से टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज होते हैं, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस भी होते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्लासिफिकेशन में अलग कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक करा रहा हूं अभी। अभी आप नहीं जानते हो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करने वाले, एंडो और एक्सोन्यूक्लियस क्लासिफिकेशन में आएगा। जॉन बाय लाइगेज, मॉलिक्यूलर ग्लू, गम कहते हैं। तो यहां पर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया आपका, ये प्लाज्मिड हो गया, ठीक है, विच एक्ट एज वेक्टर, प्लाज्मिड एक्ट एज वेक्टर। तो ये वेक्टर हो गया आपका। वेक्टर बोलते हैं जो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को बिठा करके होस्ट में लेकर के जाते हैं। तो आपका हमने क्या तैयार कर दिया, यहां पर रिकॉम्बिनेंट तैयार कर दिया, क्लियर है, रिकॉम्बिनेंट तैयार कर दिया। अब इस रिकॉम्बिनेंट को किसी होस्ट में ट्रांसफर करना है, इस रिकॉम्बिनेंट को किसी होस्ट में डालना है जहां पर ये अपनी मल्टीपल कॉपी बना पाए। जब अपनी मल्टीपल कॉपी बनाएगा, क्योंकि इसके पास ओवरराइट साइट है, तो नो डाउट आपके जीन की भी तो मल्टीपल कॉपी बन जाएंगी, यस या नो, आपके जीन की भी मल्टीपल कॉपी बनेंगी, ठीक है। इतना ही नहीं, जब वो होस्ट अपनी नई प्रोजेनी बनाएगा तो वहां पर भी ट्रांसफर होगा, उनमें भी मल्टीपल कॉपी बनेंगी। तो इससे आपकी जीन की क्लोनिंग हो जाएगी। तो सब अगला स्टेप क्या है, ये क्वेश्चन आता है कि समझ में आ गया रिकॉम्बिनेंट क्या होता है। जब दो अलग अलग टाइप के जीनोम का हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो इसको हम रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट बन गया, क्लियर, रिकॉम्बिनेंट बन चुका है। अब जब किसी रिकॉम्बिनेंट का हम किसी होस्ट में ट्रांसफर करते हैं, समझना, और वो मैकेनिज्म को हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो उस होस्ट को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट। तो अंतर क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट, अंतर समझ में आ गया। दो अलग अलग टाइप के जीनोम के जोड़ने से जो स्ट्रक्चर बनता है वो रिकॉम्बिनेंट है। जब रिकॉम्बिनेंट को किसी होस्ट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, समझ रहे हो, उस प्रक्रिया को, उस मैकेनिज्म को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और अगर चला गया, उस प्रोसेस में चला गया, एंटर कर गया उसके अंदर, तो उसको हम ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं, क्लियर है। तो अगला स्टेप क्या होने वाला है, देखो अगला स्टेप में नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूं। जगह है क्या, नहीं, ओके।
अगला स्टेप क्या होने वाला है? ट्रांसफॉर्मेशन। अगला स्टेप क्या होने वाला है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करने वाले हैं? ट्रांसफॉर्मेशन में हम एक बड़ा सा बीकर लेंगे, उसमें सारे बैक्टीरिया को डाल देंगे, बैक्टीरिया डाल दिए, और उस बीकर के अंदर ही हम रिकॉम्बिनेंट को भी डाल देंगे, रिकॉम्बिनेंट को भी डाल देंगे। और रिकॉम्बिनेंट अगर चला गया, रिकॉम्बिनेंट अगर अंदर चला गया, बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेंट चला गया, मानो चला गया, जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, चला गया, समझना, ये रिकॉम्बिनेंट था, दो अलग अलग जीनोम के कॉम्बिनेशन से बना हुआ ये रिकॉम्बिनेंट था। ये क्या था? रिकॉम्बिनेंट। अब इस रिकॉम्बिनेंट जब एंटर कर जाएगा ना, रिकॉम्बिनेंट जब एंटर कर जाएगा, ठीक है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन अंदर हो गया, ठीक है, तब इस बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे? इस बैक्टीरिया को, इस होस्ट को, इस होस्ट बैक्टीरिया, इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट समझना, ट्रांसफॉर्मेंट। तो दो तीन चीजें समझ में आई आपको। रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, समझ में आया? तो ये बन गया होस्ट बैक्टीरिया को हम ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, समझना मेरी बात, इस बैक्टीरिया के अंदर, इस बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड जिसके पास अपनी खुद की ओआरआई साइट है, जिसके पास अपनी खुद की ओआरआई साइट है, ये मल्टीपल कॉपी बनाना चालू कर देगा, ये मल्टीपल कॉपी बनाना चालू कर देगा। मान लो ये बैक्टीरिया है, मान लो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड की मल्टीपल कॉपी बन रही है, प्लाज्मिड की मल्टीपल कॉपी बन रही है, मल्टीपल कॉपी बन रही है, मल्टीपल कॉपी बन रही है, यस, ठीक है। और जब प्लाज्मिड, क्योंकि ओराई साइड अपनी है, तो प्लाज्मिड जब अपनी मल्टीपल कॉपी बनाएगा तो आपके जीन की भी तो मल्टीपल कॉपी बन जाएंगी, यस या नो? जीन की भी मल्टीपल कॉपी बन रही है। अब जीन अपनी प्रोजेनी, यानी अब ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करेगा बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया से दो बनेंगे, दो से चार, चार से आठ, ये तो आप जानते हो। ये एक बैक्टीरिया, ये, अब देखो, ये एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, समझना। अब क्या होगा, ये जीन भाई इसकी दो प्रोजेनी बनी आगे जाकर के, तो इन प्रोजेनी में मुझे चला गया जीन, यहां भी गया, 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 समझना, यहां भी गया, यहां भी गया, यहां भी गया। अब फिर इनकी प्रोजेनी बनेगी, यानी जितने बार ये मल्टीप्लाई करेगा तो आपके जीन की भी मल्टीपल कॉपी बनती चली जाएंगी। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? आपके जीन की भी मल्टीपल कॉपी बनती चली जाएंगी, ऐसे मानो इसकी ढेरों सारी प्रोजेनी बन जाएंगी आगे जाकर के, आगे जाकर के इसकी मल्टीपल कॉपी बन जाएंगी, ढेर सारी कॉपी इसकी, समझने की कोशिश करना, इसकी मल्टीपल कॉपी बन जाएंगी। ये एक कॉपी, दो कॉपी, तीन कॉपी, चार कॉपी, बहुत सारी कॉपी, मिलियंस कॉपी बनती चली जाएंगी। वो डिवीजन तो होता चलाएगा ना, तो समझ ही रहे हो आप, ठीक है। तो मल्टीपल कॉपी बनेंगी तो इसके अंदर कौन होगा? तो इसके अंदर प्लाज्मिड्स होंगे, मानो चार प्लाज्मिड इसमें आपने दिखा दिए, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, ऐसी चार इसमें दिखा दिए। तो एक्चुअल में ये प्लाज्मिड जितने बार, समझ, बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, प्लाज्मिड का जितना कॉपी नंबर था वो अपना खुद का डिवाइड कर लिया, फिर बैक्टीरिया की डिवीजन चालू होगी, तो इनडायरेक्टली आपका जीन की मल्टीपल क्या बनती जा रही है? मल्टीपल कॉपी जीन की बनती जा रही है, जीन की मल्टीपल कॉपी 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 बनती जा रही है, समझ गए होगे अब तो ये एक तरीके से जीन की क्लोनिंग नहीं हो गई, कंटिन्यू जीन क्या कर रहा है? क्लोनिंग कर रहा है, मल्टीपल कॉपी बना रहा है अपनी,
क्लोनिंग कर रहा है, मल्टीपल कॉपी बन रही है जीन की। जितने बार प्लाज्मिड डिवाइड करेगा तो इनडायरेक्टली उतने बार आपके जीन की मल्टीपल कॉपी बनती चली जाएंगी। इसी को बोलते हैं जीन क्लोनिंग। तो जीन क्लोनिंग के लिए क्या क्या चाहिए आपको? जीन क्लोनिंग के लिए एक वेक्टर चाहिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसकी क्लोनिंग करनी है वो चाहिए आपको, मॉलिक्यूलर सीजर चाहिए आपको, मॉलिक्यूलर ग्लू चाहिए आपको। ये सब चीजें मिल जाएंगी तो आप आसानी से जीन क्लोनिंग कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, जीन की क्लोनिंग हो रही है, मल्टीपल कॉपी बनती जा रही है, यही हमने बात की थी। क्लोनिंग होती क्या है, ठीक है, ये क्या होगी, जीन क्लोनिंग हो गई। मल्टीपल कॉपी ऑफ जीन आपके बन गए, ठीक है। तो दो तीन चीजें क्लियर हुई इसके अंदर। सबसे पहले किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है जीन क्लोनिंग के लिए? आपको एक वेक्टर चाहिए। वेक्टर क्या होता है? बहुत अच्छा वेक्टर एक प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसका मेन क्रोमोसोम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपना अलग जिंदगी जी रहा है। इसके पास अपनी खुद की ओआरआई साइट है, इसको कोई जरूरत नहीं है भाई तू साथ दे, दे नहीं दे तो मत दे, हम अपनी रेप्लीकेशन खुद कर लेते हैं। हमारे पास ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन, अपना खुद का है। क्लियर है? तो ORI साइट है, इसलिए इन प्लाज्मिड को हम वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। वेक्टर का मतलब होता है वाहक, जो आपके जीनोम को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में लेके जाने में सक्षम होते हैं, वो वाहक होते हैं, वेक्टर होते हैं। वेक्टर कई टाइप के होते हैं, जो पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा, वेक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा मैं आगे। अभी तो बेसिक बताया कि वेक्टर चाहिए आपको, वेक्टर निकाल लिया। जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, निकाल लिया। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर से जोड़ने के लिए मॉलिक्यूलर सीजर चाहिए आपको, कैंची। तो आपको पता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज, उसमें भी कितने टाइप के होते हैं वो सब मैं आगे बताऊंगा। आपको एक मॉलिक्यूलर ग्लू चाहिए, डीएनए लाइगेज, जो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करने के बाद जोड़ पाए। अब इसको हम रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। जब किसी रिकॉम्बिनेंट को होस्ट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, इस मैकेनिज्म को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, तब इस होस्ट को हम ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट में अंतर क्या होता है? जीन क्लोनिंग क्यों हो गई? क्योंकि अब ये अपनी प्रोजेनी बनाएगा, फिर ये अपनी ढेर सारी प्रोजेनी बनाएंगे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबसे पहले ये प्लाज्मिड मल्टीपल कॉपी बनाएगा, फिर इसकी जितना कॉपी नंबर होगा, हर प्लाज्मिड का एक कॉपी नंबर होता है, उतना ये कॉपी एक होस्ट में बना लेगा। फिर होस्ट की प्रोजेनी के अंदर उतने कॉपी नंबर ट्रांसफर होते जाएंगे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके जीन की मल्टीपल कॉपी बनती चली जाएगी। इसी को बोलते हैं बेटा जीन क्लोनिंग। वेक्टर मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूं, एक पूरा क्लास वेक्टर पर ही जाएगी। अभी तो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में एनसीईआरटी ने सिर्फ जीन क्लोनिंग को समझाने की कोशिश की है। वेक्टर वो होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि वेक्टर की तरह कौन बिहेव करता है, मैंने एनिमल किंगडम में बताया था, मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, वेक्टर की तरह काम करती है। वो किसी पैथोजन को यहां से निकाल कर दूसरे में डाल देती है, दूसरे में निकाल कर तीसरे में डाल देती है। तो जितने भी फीमेल मॉस्किटो होते हैं विच एक्ट एज वेक्टर, वेक्टर का मतलब है जो एक होस्ट से दूसरे होस्ट में लेकर के जाए, हिंदी में इसको व्हीकल बोलते हैं, वाहक, ठीक है। तो ये एक ऐसा वेक्टर है जो आपके जीनोम को किसी होस्ट में ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके जीनोम को किसी होस्ट में ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो पहले आपके जीन को अपने ऊपर बैठाएगा, मतलब रिकॉम्बिनेंट बनेगा, फिर किसी होस्ट में लेकर के जाएगा, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, फिर होस्ट के अंदर अपने कॉपी नंबर को मेंटेन करेगा, यानी रेप्लिकेशन होगा, बना लिए चार इसने। फिर होस्ट अपनी मल्टीपल कॉपी बनाएगा, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हर प्रोजेनी में उतनी मल्टीपल कॉपी ट्रांसफर होती जाएंगी, बनती जाएंगी। इसी को हम जीन क्लोनिंग बोलते हैं। समझ में आया नहीं आया? यस, वाहक, वेक्टर, समझ रहे हो ना मेरी बात? यस, यहां तो कोई डाउट? हाँ, कैरियर टाइप बोल सकते, कैरियर तो टर्म यूज नहीं करेंगे, इसके लिए वेक्टर टर्म ही यूज करेंगे। कैरियर का मतलब है इसके अंदर वो चीज रहती है। होस्ट कौन होता है? होस्ट समझो, ठीक है। जैसे मेरा जीन निकाल करके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डाला जा रहा है, तो वो होस्ट है जिसके अंदर वो अपनी मल्टीपल कॉपी बनाएगा, ठीक है। जैसे मेरा इंसुलिन का जीन है, मैं अपने इंसुलिन के जीन को इंसुलिन बनाना चाहता हूं, तो इंसुलिन बनाने के लिए मुझे एक कोई होस्ट चाहिए, वो मैं इसमें यूज करता हूं ईस्ट। ईस्ट तो जानते हो, फंगस, ईस्ट। तो ईस्ट के अंदर उस जीन को ट्रांसफर करूंगा, तो ईस्ट उस जीन के लिए क्या हुई? होस्ट।
जिसके अंदर जीनोम को ट्रांसफर किया जाता है वो होस्ट होता है, समझ रहे हो ना मेरी बात। जो लेकर के जाता है वो वेक्टर होता है, क्लियर है। वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं डिटेल में आएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट में अंतर क्या होता है, ठीक है। ओआरआई साइट क्या होती है। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? डाउट नहीं है तो एक बार दिल से आगे लगाओ तो समझ में आएगा स्टेप मुझे, ठीक है। सब ठीक है, यस। बीएमएस क्लोनिंग वाला पार्ट क्लियर है ना? यस, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, यानी यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। क्लोनिंग वाले पार्ट में यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। यानी मैंने इसको कुछ स्टेप में तोड़ दिया है जीन क्लोनिंग को, ठीक है। अब हम बात करेंगे, एनसीईआरटी ने अगले पैरा में समझाने की कोशिश की है कि भाई पहला आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कब बना, किसने बनाया, कैसे बनाया, ये पूरी कहानी होगी, ठीक है। यस, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, ये पूरी कहानी चलेगी, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट तो समझ में आ गया ना, रिकॉम्बिनेंट, तो रिकॉम्बिनेंट मैंने यहां बता दिया, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट का मतलब है, ठीक है, जो दो टाइप के जीनोम के कॉम्बिनेशन से बनता है वो रिकॉम्बिनेंट है। कोई डाउट? एकदम क्लियर है। अब आ जाओ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। तो स्टैनले, ठीक है, कोहिन और हर्बर्ट ने मिलकर के 1972 में पहला रिकॉम्बिनेंट बनाया था, समझना मेरी बात। साइंटिस्ट का नाम याद कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। कर सकते हो तो कर लो, तो बहुत अच्छी बात है। स्टैनले कोहिन, एक साइंटिस्ट है स्टैनले कोहिन, समझना मेरी बात, हाँ। और हर्बर्ट बोयर थे, ठीक है, एंड हर्बर्ट बोयर, हर्बर्ट बोयर, ठीक है। यस, स्टैनले कोहिन, ठीक है, हर्बर्ट बोयर, इन दो साइंटिस्ट के नाम याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हर्बर्ट बोयर दे रखा है एनसीईआरटी में, इसलिए इन दोनों ने मिलकर के 1972 में 1972 में पहला आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल इसलिए बोला, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपने सिंथेटिक एक जीन को लिया, एक वेक्टर में जोड़ा, मतलब आर्टिफिशियली बना रहे हो, ठीक है, बाहर से बना रहे हो, ठीक है। तो दोनों ने मिलकर के 1972 में, कब, अरे भाई क्या हुआ, 1972, ये मत भूलना। 1972 में इन दोनों ने मिलकर के पहला आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट बनाया, स्टैनले कोहिन, ठीक है, और हर्बर्ट बोयर ने। यहां तक कोई डाउट? यस, हाँ, 1972 में। अब इसके लिए इनको चाहिए था एक प्लाज्मिड और एक जीन चाहिए था। पहले तो हमने जीन अभी स्टार्ट आइसोलेट किया था एनिमल सेल से, अब यहां पर एक प्लाज्मिड चाहिए और एक जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया उन्होंने, ड्रग रेजिस्टेंट जीन। ड्रग रेजिस्टेंट आप जानते हो ना, कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ड्रग रेजिस्टेंट जीन के अंदर नहीं होता, जैसे ई कोलाई। ई कोलाई बहुत ही सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, हमारी गट में रहता है। स्टैनले कोहिन और हर्बर्ट बोयर, यस, हाँ, ड्रग रेजिस्टेंट। तो एक नॉर्मल इकोलाई को हम ड्रग रेजिस्टेंट इकोलाई में कन्वर्ट करेंगे इस मैकेनिज्म की हेल्प से। तो सबसे पहले मैंने एक बैक्टीरिया लिया, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, यस, उसके उसका प्लाज्मिड हम यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी पूछेगा किस बैक्टीरिया से हमने प्लाज्मिड आइसोलेट किया था, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। इसके पास अपना खुद का डीएनए तो होता ही है, अच्छा चलो ऐसे दिखा देता हूं, इसके पास अपना खुद का डीएनए तो होता ही है, उससे तो कोई मतलब है ही नहीं।
हमें मतलब है यहां पर प्लाज्मिड से, पर इसके पास खास टाइप के प्लाज्मिड भी होते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग जेनेटिक मटेरियल प्लाज्मिड, समझना, सेल्फ रेप्लिकेटिंग जेनेटिक मटेरियल प्लाज्मिड, ठीक है। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, हम इससे क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड करेंगे, आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड। हमने इसका प्लाज्मिड आइसोलेट कर लिया, निकाल लिया बाहर, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, एक ड्रग रेजिस्टेंट जीन, जो हमारे पास ऑलरेडी सिंथेटिक का मतलब है कहीं से आइसोलेट किया, ऑलरेडी हमारे पास था, ठीक है। दिखा देते हैं इसको डार्क कलर से, येलो से दिखा देता हूं। ऑलरेडी हमारे पास ड्रग रेजिस्टेंट जीन था, हमने जो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से एक प्लाज्मिड आइसोलेट किया, ठीक है, विच एक्ट एज वेक्टर, वेक्टर प्लाज्मिड आइसोलेट किया। अब हम इसको कट लगाने के लिए और इसको कट लगाने के लिए एक ही टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के यूज करेंगे। क्यों करते हैं, पूरा मैकेनिज्म आगे आएगा। तो इसको हमने उठाया और यहां से इसको उठाया, और दोनों को कट करने के लिए हमने क्या यूज किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, अब तो लिख सकते हो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किए थे। पूरा क्लासिफिकेशन कराऊंगा, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। एंडो वो होते हैं जो अंदर से कट मारते हैं, एक्सो होते हैं जो डीएनए को बाहर से कट करते हैं, तो अंदर से कट करेगा एंडोन्यूक्लियस। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्चुअल में क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्चुअल में एक मॉलिक्यूलर सीजर है, एक कैंची है जो कट करने का काम करती है, मॉलिक्यूलर सीजर कैंची जो कट करने का काम करती है। तो आसानी से हम इसको कट कर पाएंगे इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। कर देते हैं कट, ये लगा दिया कट, हमने लगा दिया कट, मॉलिक्यूलर सीजर ने कट लगा दिया। अब हमें चाहिए एक दूसरा एंजाइम, मॉलिक्यूलर ग्लू गम, ठीक है। तो हमें चाहिए अब क्या, यहां पर लाइगेज, लाइगेज, ठीक है, ये भी एक एंजाइम ही है। ये लाइगेज की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस डीएनए को, ड्रग स्ट्रेंड डीएनए को इससे जोड़ देंगे। ये हमने जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, जोड़ दिया। किसकी हेल्प से जोड़ा हमने, लाइगेज की हेल्प से जोड़ा। किसकी हेल्प से जोड़ा है हमने, ये लाइगेज की हेल्प से ये हमने इसको जोड़ दिया, जोड़ दिया। अब जोड़ते ही ये क्या बन गया, ये बन गया रिकॉम्बिनेंट। क्या बन गया ये, रिकॉम्बिनेंट, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। ये क्या है, ड्रग रेजिस्टेंट जीन है। आपका रिकॉम्बिनेंट आपके सामने है, आपका रिकॉम्बिनेंट आपके सामने है। तो हमने क्या कहा कि पहला कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमने किस जीन को टैग किया, ड्रग रेजिस्टेंट जीन को टैग किया। किस बैक्टीरिया से हमने प्लाज्मिड आइसोलेट किया, आप बोलोगे साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से हमने प्लाज्मिड आइसोलेट किया है, ठीक है। किस एंजाइम से कट लगाया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम न्यूक्लियस से कट लगाया। किस एंजाइम से हमने इसको जोड़ा है, आप बोलोगे डीएनए लाइगेज से हमने इसको जोड़ा है।
जोड़ने के बाद दो डीएनए का कॉम्बिनेशन बना है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट। क्लियर है बिल्कुल। इसमें प्लाज्मिड एक्ट एज वेक्टर, और ये क्या है, ड्रग रेजिस्टेंट जीन। ये क्या है, ड्रग रेजिस्टेंट जीन। तो ड्रग रेजिस्टेंट जीन को हमने प्लाज्मिड में जोड़ करके रिकॉम्बिनेंट बना लिया। फिर स्टैनले कोहिन और हर्बर्ट बोयर ने एक काम और किया, ये तो बनाया ही, ठीक है, फिर उन्होंने उसको एक बैक्टीरिया में डाला जिसका नाम था ई कोलाई, बिल्कुल पिद्दी सा बैक्टीरिया, मतलब बिल्कुल नॉन पैथोजेनिक, जिसमें ड्रग रेजिस्टेंस पावर होती ही नहीं है, सीधे उठा के मर जाता है बेचारा, ठीक है, और पैथोजेनिसिटी भी नहीं होती इसके पास, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया को चूज किया और नॉर्मल बैक्टीरिया को, यानी समझो एक बकरी के बच्चे को आदमखोर बना दिया। समझ रहे हो ना मेरी बात? यस। यानी वो नॉर्मल बैक्टीरिया जो ड्रग सेंसिटिव था उसको ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर दिया। किसने? हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहिन ने मिलकर के 1972 में। क्लियर बिल्कुल। तो इन्होंने क्या काम किया, इस रिकॉम्बिनेंट का आगे मैं दिखा देता हूं, जगह नहीं है। इस रिकॉम्बिनेंट का इन्होंने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन किसमें किया, ई कोलाई के अंदर। ई कोलाई के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन इन ई कोलाई। ट्रांसफॉर्मेशन कहां किया, इन ई कोलाई। ई कोलाई के अंदर, इश्रेशिया कोलाई के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया की। और ये मान लो आपका ई कोलाई है, और ई कोलाई के अंदर वो एंटर भी कर गया, ई कोलाई के अंदर वो एंटर भी कर गया, ब्लू, ये अंदर एंटर कर गया। और इसके पास क्या था, ड्रग रेजिस्टेंट जीन था, यानी ड्रग सेंसिटिव ई कोलाई कन्वर्ट इनटू ड्रग रेजिस्टेंट ई कोलाई। ठीक है। अब ये ई कोलाई जो है वो नॉर्मल ई कोलाई नहीं है, इसको आप बोलोगे ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट बना लिया आपने उसको, ठीक है। और इस प्लाज्मिड के एंटर करते ही अब ये इकोलाई क्या हो गया, ड्रग सेंसिटिव इकोलाई कन्वर्ट इनटू, अब बताओ। तो स्टैनले कोहिन और हर्बर्ट बोयर ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो समझ में आया, ठीक है। ये रिकॉम्बिनेंट है, ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट। बहुत आराम से समझा रहा हूं, बहुत बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। जैसे आपको पता ही नहीं है अभी चीजें, तो धीरे धीरे समझोगे, आगे टूल्स के बाद चीजें और क्लियर होंगी, ठीक है। तो स्टैनले कोहिन, हर्बर्ट बोयर, साइंटिस्ट के नाम पर, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, बाई चांस आ सकता है, कर लेना। 1972 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से एक प्लाज्मिड आइसोलेट किया जो वेक्टर की तरह काम करेगा, वाहक की तरह काम करेगा। एक ड्रग रेजिस्टेंट जीन उठाया उन्होंने, ड्रग रेजिस्टेंट जीन जो ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर दिखाता है। इन दोनों को कट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किए, लाइगेज की हेल्प से इनको जोड़ करके एक रिकॉम्बिनेंट बनाया। और रिकॉम्बिनेंट का इकोलाई ड्रग सेंसिटिव होता है, इसलिए इकोलाई के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन किया और इकोलाई को ट्रांसफॉर्मेंट में कन्वर्ट भी कर दिया, ठीक है। जब रिकॉम्बिनेंट इकोलाई में चला जाता है तो इस इकोलाई को ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं, और ये ड्रग सेंसिटिव इकोलाई कन्वर्ट हो गया ड्रग रेजिस्टेंट इकोलाई के अंदर। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट था किसका, हर्बर्ट बोयर और स्टैनली का। समझ में आया नहीं आया? अब बताओ, यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट?
यस जी सर, इसमें कोई संदेह नहीं, क्रिस्टल क्लियर। चलो नो डाउट, ठीक है। तो दो एक्सपेरिमेंट समझ में आ गए। तो आज अभी तो मैंने सिर्फ दो ही बातें बताई हैं। क्या क्या बताया मैंने? सबसे पहले मैंने बताया आपको कि बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, इसका प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है, दूसरा ये बताया मैंने। तीसरा मैंने आपको बताया कि जीन क्लोनिंग क्या होती है, और चौथा मैंने बताया कि हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहिन का एक्सपेरिमेंट क्या था। इन्होंने 1972 में पहला आर्टिफिशियल, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट कैसे बनाया, उसके लिए कहां से उन्होंने प्लाज्मिड लिया और किस टाइप के जीन को उसमें अटैक किया और रिकॉम्बिनेंट बनाया, ठीक है। अब चालू होती है असली कहानी। ये बेसिक था, बिल्कुल बेसिक था। अब टूल्स की बात आती है। अब कहानी एक्चुअल में सही बायोटेक, ये तो बेसिक था, बायोटेक्नोलॉजी होती क्या ये बताया अभी तो मैंने, ठीक है। अब चालू होगी बायोटेक्नोलॉजी की असली कहानी कि एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी है क्या, क्या टूल्स चाहिए, तो आपको उसके लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, उस डीएनए को ढूंढना है जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, समझ रहे, जीन ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। भाई हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो पहले तो हमें क्रोमोसोम ढूंढना पड़ेगा। भाई ई कोलाई, सपोज सॉरी, जैसे इंसुलिन का जीन किस क्रोमोसोम में होता है, ठीक है। फिर उस क्रोमोसोम को आइसोलेट करना है, उस पर्टिकुलर डीएनए को आइसोलेट करना है, उस जीन को कट करके हमें अलग करना है। ये पूरी, इसका पूरा ही एक स्टडी अलग होती है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, वैसे तो हमने एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, आपने अभी जेनेटिक्स में पढ़ोगे, ठीक है, अभी जेनेटिक्स में आएगा बॉटनी में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट दुनिया का अब तक का सबसे महंगा और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, जिसमें खर्चा इतना था कि एक कंट्री तो उसमें इन्वॉल्व हुई नहीं, कई कंट्री इन्वॉल्व हुई। उस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की हेल्प से हम अपने सारे जीन की स्टडी कर चुके हैं, उनका पूरा हमने जीनोटाइप तैयार कर लिया है, काफी कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है। उसी के बेस पर हम इस टेक्नोलॉजी को कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें पहले से पता है इंसुलिन का जीन कहाँ होता है, किसका जीन कहाँ होता है, किस क्रोमोसोम पर, ठीक है, उसको उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ठीक है। तो सब चीजें हमें पहले से इंफॉर्मेशन है, उस पर बहुत खर्चा हुआ था, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, ये आपको सबसे पहले पता करना है, पहला स्टेप। दूसरा क्या करना है आपको, इंट्रोड्यूस ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट। जब आपने ढूंढ लिया तो उठा करके क्या करोगे आप, किसी वेक्टर की हेल्प से उसको होस्ट में इंट्रोड्यूस करोगे, सेकंड स्टेप, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू द होस्ट। अब जब वो वेक्टर आपका चला गया होस्ट में, तो वहां पर क्या करेगा, एम्प्लीफाई करेगा, ठीक है, समझ रहे हो, और ट्रांसफर करेगा उसकी अगली प्रोजेनी में भी। ये काम किसका है, ये वेक्टर का काम होता है कि वो अंदर जाकर के इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या करे, होस्ट में जाकर के एम्प्लीफाई करे, और अगली जनरेशन में जाकर के भी, अगली प्रोजेनी में भी जाकर के उसकी मल्टीपल कॉपी बनाए। तो तीन चीजों पर बेस्ड है आपकी बायोटेक्नोलॉजी। बेसिक स्टेप क्या थे, जो अभी दो एक्सपेरिमेंट करके बताए मैंने, ये तीन बेसिक स्टेप थे, इन पर क्वेश्चन एक आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले डिजायरेबल जीन या डीएनए को आइडेंटिफाई करना, उसको आइसोलेट करना, पहला स्टेप। फिर उसको इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, इंट्रोड्यूस इन द डीएनए इनटू द होस्ट, होस्ट में उसको इंट्रोड्यूस करना, जिसके लिए आपको वेक्टर चाहिए। फिर क्या होगा, होस्ट में जाकर के वो अपनी मल्टीपल कॉपी बनाएगा, और उसकी जो नेक्स्ट प्रोजेनी है वहां पर भी जाकर के वो अपनी मल्टीपल कॉपी बनाएगा, ठीक है। तब जाकर के ये आपका बेसिक स्टेप क्लियरिटी आएगी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे टूल्स की। तो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्या क्या चीजें चाहिए आपको। पहला तो चाहिए आपको डीएनए मैन्युपुलेटिंग एंजाइम, वो सारे एंजाइम जो डीएनए को मैन्युपुलेट कर सकते हैं, चाहे तो वो कट करने वाले एंजाइम हो, जोड़ने वाले एंजाइम हो, आपके डीएनए के सेगमेंट के मल्टीपल कॉपी एम्प्लीफिकेशन वाले एंजाइम हो, लाइक डीएनए पॉलीमरेज। तो ये तीन तो चाहिए आपके डीएनए मैन्युपुलेटिंग एंजाइम, ठीक है। आपने डीएनए को मैन्युपुलेट कर दिया, फिर क्या चाहिए आपको, वेक्टर चाहिए जिसमें उस डीएनए को जोड़ोगे। फिर हम पढ़ेंगे सारा सारा वेक्टर के बारे में, मॉलिक्यूलर व्हीकल बोलते हैं, लाइगेज को मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं, इसको मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। जब मॉलिक्यूलर व्हीकल आप पढ़ लोगे अच्छे से, यही समझने का सबसे ज्यादा है। फिर लास्ट में बताऊंगा होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कैसे होता है, होस्ट में जाकर के वो अपने को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है कि आपका होस्ट ट्रांसफॉर्मेंट बन गया या नहीं बन गया, कैसे पता चलता है कि वो प्लाज्मिड डीएनए उसका रिकॉम्बिनेशन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि नेकेड आई से तो देख ही नहीं सकते आप, समझ रहे हो। तो इसके लिए क्या टेक्निक यूज करते हैं, वो सारी चीजें यहां पर इस टूल्स के अंदर आएगी, समझे। तो टूल्स में सबसे पहले मैं पढ़ाने वाला हूं आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो डिटेल्ड में चलेगा,
और हर साल नीट में कम से कम दो क्वेश्चन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से मिलते ही मिलते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिससे दो क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं ओनली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। यस, ओनली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो याद रखने। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते क्या हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर को मतलब उसको डीएनए को कट करने वाले एंजाइम है। कौन से एंजाइम है? डीएनए को कट करने वाले एंजाइम है। तो डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर आपने बायोमोलिक्यूल में अभी पढ़ा होगा, ठीक है। और अभी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिटेल चीजें पढ़ने वाले हो या चालू जो जैसा भी है स्टार्ट हो गया होगा, तो बायो मॉलिक्यूल में इतना पढ़ा होगा कि डीएनए होता क्या है। बहुत बेसिक बेसिक बातें हम बता देते हैं कि डीएनए की स्टडी करोगे तो इतना तो आप जानते ही हो, ठीक है। डीएनए के अंदर एक फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट हमेशा शुगर से जुड़ा होता है, फॉस्फेट हमेशा शुगर से जुड़ा होता है, ठीक है। फॉस्फेट हमेशा शुगर से जुड़ा होता है। इसके अलावा शुगर नाइट्रोजनस बेस से जुड़ा होता है। अगर शुगर की बात करूं तो शुगर किससे जुड़ा होगा? शुगर एक और बॉन्ड होता है उससे नाइट्रोजनस बेस, जैसे गुआनिन, जैसे साइटोसिन, जैसे एडेनिन, कुछ लिख देता हूं मैं तीन। तो यहां जब डीएनए का स्ट्रक्चर देखोगे तो डीएनए छोटे छोटे यूनिट के मिलने से बनता है, न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एक न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ये क्या है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। तीन चीजों के मिलने से बना है न्यूक्लियोटाइड, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड। तो ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड के रिपीटेशन से डीएनए या आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड। ये बिल्कुल बेसिक बात है, आपको पता है। और न्यूक्लियोटाइड को बनाने में देखो, एक तो ये बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, एक कुछ बॉन्ड यहां दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ये क्या है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं इनको? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। और ये बॉन्ड जो दिख रहे हैं ये क्या है आपके? फॉस्फोएस्टर, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। डाइएस्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक फॉस्फेट में दो एस्टर बॉन्ड होते हैं, सो इट इज आल्सो कॉल्ड फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। पर एक्चुअल में है क्या? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। आपसे कहा जाए कि डीएनए की जो बैकबोन होती है, बैकबोन किस बॉन्ड से मिलकर बनती है? डीएनए की बैकबोन किस बॉन्ड के मिलने से बनती है? आप बोलोगे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। डाइएस्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक फॉस्फेट से दो एस्टर बॉन्ड जुड़े होते हैं, एक फॉस्फेट से दो एस्टर बॉन्ड जुड़े होते हैं, सो इट इज आल्सो कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर। पर एक्चुअल में एक बॉन्ड क्या है? एक बॉन्ड क्या है? आप समझ रहे हो? एक बॉन्ड तो एस्टर बॉन्ड है। क्लियर है? एस्टर बॉन्ड। तो अब हम बात करेंगे डीएनए की बैकबोन। भाई डीएनए का मेन स्ट्रक्चर किस बॉन्ड से मिलकर के बना है? जैसे एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं जरा बताओ। दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए कौन सा बॉन्ड होता है? आप बोलोगे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड एक्चुअल में बैकबोन ऑफ डीएनए है। इट इज अ बैकबोन ऑफ डीएनए, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए मॉलिक्यूलर सीजर किसको तोड़ती है? ये डीएनए की बैकबोन को तोड़ती है। समझना मेरी बात। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ने का काम नहीं करता ये मॉलिक्यूलर सीजर। ये मॉलिक्यूलर सीजर, ये कैंची, ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए की बैकबोन को तोड़ने का काम करती है। मॉलिक्यूलर सीजर का मतलब है, समझ में आ गया होगा, ये है मॉलिक्यूलर सीजर। ये है मॉलिक्यूलर सीजर। तो ये मॉलिक्यूलर सीजर कैंची कहां पर कट मारेगी? ये इसकी बैकबोन को तोड़ेगी। किसको तोड़ेगी? बैकबोन को। तो बैकबोन क्या हो गई? ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो मैं आपसे कहूं, ये एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये कहां पर कट लगाते हैं? ये हमेशा डीएनए की बैकबोन को तोड़ते हैं, डीएनए की बैकबोन को तोड़ते हैं, ये डीएनए की बैकबोन को तोड़ते हैं, ये डीएनए की बैकबोन को तोड़ते हैं, यानी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को तोड़ते हैं। क्लियर है? क्लियर है बिल्कुल। तो ध्यान रखना है, मॉलिक्यूलर सीजर हमेशा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को तोड़ने का काम करती है और किसी को नहीं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को ही तोड़ती है। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से इसका कोई मतलब नहीं है। जब भी मैं तोड़ूंगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को तोड़ूंगा।
और एक स्टैंड नहीं, दोनों स्टैंड को तोड़ने का काम करती है। पूरी मैकेनिज्म बताऊंगा। एक बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो मॉलिक्यूलर सीजर कहलाते हैं। ठीक है, अगला हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमरेज। अब पॉलीमरेज आप जानते हो, अभी पढ़ चुके होंगे कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर में। 3 टाइप के होते हैं, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3। तो क्वेश्चन आता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या बायोलॉजी, मतलब इसमें बायोटेक्नोलॉजी के अंदर किस टाइप के डीएनए पॉलीमरेज को यूज करते हो, 1, 2 या 3? जरा बताओ, किसी को याद है किस टाइप के डीएनए पॉलीमरेज को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं? 3 को नहीं करते, 1 को करते हैं। जो 1 लिख रहे हैं आदित्य, बिल्कुल सही लिख रहे हो, डीएनए पॉलीमरेज 1। यस, 2 और 3 को हम यहां नहीं करते। ठीक है, तो यहां हम क्या यूज करते हैं पॉलीमरेज के अंदर? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। यस, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, टाइप फर्स्ट डीएनए पॉलीमरेज। अब आती है लाइगेज, जिसको मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं। हमने इस लाइगेज को आइसोलेट कहां से किया, इसका और क्या नाम हो सकता है? ये किस बॉन्ड को जोड़ता है? भाई, जो सीजर जिस बॉन्ड को कट कर रहा है उसी बॉन्ड को जोड़ेगा। ठीक है, कहां से आइसोलेट किया? भाई, लाइगेज को हम T4 लाइगेज भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड T4 लाइगेज बिकॉज आइसोलेट फ्रॉम, यस, आइसोलेट फ्रॉम T4 बैक्टीरियोफाज। यस, बिल्कुल सही लिख रहे हो। ठीक है, तो लाइगेज को हम क्या बोलते हैं बेटा? T4 लाइगेज भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? T4 लाइगेज। T4 लाइगेज क्यों बोल रहे हैं T4 लाइगेज? बिकॉज आइसोलेट फ्रॉम T4 बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज समझते हो? यस, वायरस को बोलते हैं। एक वायरस होता है, ठीक है, जो बैक्टीरिया को ही मारने का काम करता है, इसको बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। ठीक है, T4 बैक्टीरियोफाज। तो आइसोलेट फ्रॉम, आइसोलेट फ्रॉम T4 T4 बैक्टीरियोफाज वायरस। ये वायरस है। T4 बैक्टीरियोफाज वायरस से हम इसको आइसोलेट करते हैं, सो इट्स कॉल्ड T4 लाइगेज। क्लियर है? T4 लाइगेज किस बॉन्ड को जोड़ता है? ज्वाइन फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को ज्वाइन करने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। अभी एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की मैंने बात ही नहीं की है। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ना है, जिसमें इसके बारे में तो इतना ही इंफॉर्मेशन सफिशियंट है, इसके बारे में भी इतनी इंफॉर्मेशन सफिशियंट है, क्योंकि एनसीईआरटी ने जो डिटेल समझाया है वो इसके बारे में समझाया है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसको मैं कल डिटेल में लेके जाऊंगा। कल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम खत्म हो जाएगा पूरा आपका। ठीक है, फिर हम बात करेंगे वेक्टर। वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, इनका प्रॉपर्टी क्या है, और लास्ट में हम बात करेंगे होस्ट। ये तीनों चीज समझ लेंगे ना, तो कल हमारा टारगेट है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, फिर अगले दिन टारगेट होगा हमारा वेक्टर और होस्ट, एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 दिन के अंदर हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। फिर 1 से 1.5 दिन के अंदर हम पूरा का पूरा, 1.5 क्लास के अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी समझा देते हैं। जो एकदम कंसेप्चुअल अगर सेट हो जाए तो आपको फील आ जाता है, यार समझ में आ जाता है क्या। फिर उसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे अगले चैप्टर के अंदर। समझे? तो आज मैं यहां पर एंड कर रहा हूं टूल्स में क्या है बेसिक। कल हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को टारगेट करने वाले हैं। ठीक है, फिर वेक्टर और होस्ट। यहां तक समझ में आया? यस या नो? अच्छा, टाइम, ठीक है। तो ओके, थैंक यू बेटा, थोड़ा सा कॉपरेट करने के लिए। चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हुई, बट टीम ने उसको संभाल लिया है। ठीक है, और मैंने लिख दिया है, आगे से वो ध्यान रखेंगे चीजों का। ठीक है, जो भी ग्लिच थी, जो भी था, क्या था मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, ओके, तो कल मिलते हैं सेम टाइम। ठीक है, और आगे हम कल पूरा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम समझने वाले हैं। रिस्ट्रिक्शन का क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे डिस्कवरी हुई, कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व हुए, पूरी जीरो से लेके उठा के कहानी आगे लेके चलूंगा। जिसमें एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में एक छोटा सा पार्ट दे रखा है, समरी।
थ्योरी में नहीं है, एक अलग से बॉक्स, उसको भी मैं ऐड करूंगा उसके अंदर, तब तुम समझ पाओगे एक्चुअल में है क्या ये। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बेटा, बाय। यस, जो जो डायग्राम मैं बनवा रहा हूं वो सारा बनाना है, जो मैं लिखा रहा हूं वो सारे पॉइंट लिखने हैं बेटा। मैं नोट्सों में वही चीज ऐड कराऊंगा जिस पर नीट में क्वेश्चन आ सकता है। एनसीईआरटी की लाइन भी वही लिखाऊंगा जो नीट में डायरेक्ट रिपीट हो सकती है। क्लियर है बिल्कुल? चलो, बहुत सही। ओके बेटा, बाय बेटा, बाय बाय बाय।